हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ESP फॉर ऑफिस यूज। लास्ट टाइम हमने किया ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट। नाउ ये जो है ये सेक्शन बी का सेकेंड ऑप्शन है जो कि ESP फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस का मतलब है कार्यस्थल। अब हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता क्या है, मेमोज और लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं और इंटरव्यू में अपीयर होने के क्या क्या टिप्स हैं। सो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन से। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहले जो एलिमेंट आता है वो होता है अभिवादन यानी कि ग्रीटिंग्स। अभिवादन का मतलब है जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उनसे ग्रीट करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो उसे ग्रीटिंग कहा जाता है। उसके साथ साथ हम अपने आप को या दूसरों को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूसिंग अदर्स। फिर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड होते हैं, ऑफिस रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि संकेत क्या होते हैं, सिग्नल क्या होते हैं, कि अगर हम कोई मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या मीटिंग एंड कर रहे हैं या कम्युनिकेशन एंड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उसको हम सिग्नल्स क्या देते हैं। और फाइनली हम कन्वर्सेशन को, अपनी बातचीत को एंड कैसे करते हैं। थोड़ा सा ग्रीटिंग्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ग्रीटिंग्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से आपको वर्क प्लेस पर तैयार होकर आना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से खड़े होना है, आपका एक स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, आपको सॉफ्टली आराम से बोलना चाहिए, क्लियरली बोलना चाहिए, यू हैव टू बी पोलाइट, कर्टियस। और जब भी हम ग्रीट करते हैं हमें 3 क्राइटेरिया पर ध्यान देना चाहिए। और वो 3 क्राइटेरिया क्या हैं? पहला क्राइटेरिया है डिग्री ऑफ क्लोजनेस या फैमिली या न्यू कॉलीग, कि हम किसी ऑफिस के पर्सन से हम कितना क्लोज हैं, उस हिसाब से हम ग्रीटिंग करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया आता है कि हमारा रिलेशनशिप उनसे कैसा है, क्या हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप है या सिर्फ ऑफिशियल रिलेशनशिप है। सो दैट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। फिर हम देखते हैं कि हमारा स्पीकर के साथ कैसा स्टेटस है, क्या हम बराबरी के हैं, क्या हम कलीग्स हैं या वो हमारे सीनियर हैं। सो उसको देखते हुए भी हमारा ग्रीटिंग्स का तरीका चेंज हो जाता है। तो यहाँ आपको मालूम है ग्रीटिंग्स होती हैं 2 तरह की, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रीटिंग्स जो होती हैं वो स्ट्रेंजर्स या सीनियर्स के लिए होती हैं। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी और सीनियर्स अपने से बड़े। तो उनको हम किस तरह से ग्रीट करते हैं? 12 बजे से पहले हम करते हैं गुड मॉर्निंग सर, 12 बजे के बाद से दिन के खत्म होने तक, और जनरली ऑफिस का टाइम वर्किंग डे के एंड होने तक चलता है, तो हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून। फिर हम 6 PM के बाद गुड इवनिंग बोलेंगे। अब देख लेते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किस किस से करते हैं और क्या उसके फ्रेजेस हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है हमारा फ्रेंड्स के साथ, लॉन्ग टाइम कलीग्स यानी कि पुराने कलीग्स या टीममेट्स, हमारे टीम मेंबर्स। तो उनसे हम कैसे बोलते हैं? हेलो, हाय, हाउ आर यू, हाय, फाइन, थैंक यू। सो इस तरह से हमारे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं। अब देखते हैं कि हम अपने आप को और दूसरों को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हम फ्रेजेस देख लेते हैं कि हम जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग, आई एम शशि थरूर फ्रॉम अकाउंट्स। इसका रिस्पॉन्स, इसका क्या जवाब आ सकता है? प्लेजर मीटिंग यू मिस्टर थरूर, आई एम आनंद राज फ्रॉम पर्सनल। तो ये फॉर्मल ग्रीटिंग है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स देख लेते हैं। हाय, आई एम शशि थरूर, हाउ डू यू डू? तो इसका रिस्पॉन्स क्या आया? हेलो, हाउ डू यू डू? तो आपने देखा कि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा फॉर्मल है, और इसकी प्लेजर मीटिंग यू, इसका रिस्पॉन्स भी उसी तरह से फॉर्मल है। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी इनफॉर्मल है और रिस्पॉन्स भी इसका इनफॉर्मल है। अब देख लेते हैं कि हम दूसरों को यानी कि अदर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर साहा, मे आई इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर लाल, आवर न्यू फाइनेंस मैनेजर। इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू मिस्टर लाल, हाउ डू यू डू? अब देखते हैं एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। नीता, मीट मुकेश,
मुकेश इज अ न्यू प्रोग्रामर। अब नीता ने क्या रिस्पॉन्स दिया? वेलकम टू आवर ऑफिस मुकेश। अब हम देखेंगे कि बिल्डिंग रिलेशनशिप्स हम कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे हम संबंध बनाते हैं। तो इसमें हमें सोशल बिहेवियर, हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा है, हम लोगों से किस तरह से पेश आते हैं, ये एक इसका महत्वपूर्ण अंग है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे अभिवादन के फौरन बाद हम काम की बात नहीं छेड़ते, हम थोड़ा सा वार्म फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं दूसरों से, मित्रवत संबंध बनाया जा सके ताकि हम उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। और इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक का मतलब है कि हम काम के अलावा कुछ छोटी मोटी बातें करना, वो कहलाता है स्मॉल टॉक। जैसे हमने चाय की बात करी, आजकल के वेदर की बात करी आजकल, बट हाँ, हमें इसके अंदर पॉलिटिक्स, रिलीजन और पर्सनल मैटर्स को नहीं छेड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, धर्म और व्यक्तिगत बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम ये बातें कर सकते हैं कि छुट्टियों में कहाँ गए, घूमना फिरना, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या साइट सीइंग, या वेकेशन में हम बात कर सकते। फिर हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे हम बातचीत का जवाब देते हैं। वी रिस्पॉन्ड पोलाइटली, बहुत आराम से हम बातों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सिग्नल्स के लिए कितने अलर्ट हैं। क्या हमें सिग्नल पता चल जाते हैं, क्या हमें संकेत मालूम हो जाते हैं? तो सिग्नल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वर्बल, जो बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैल वी स्टार्ट? अब मीटिंग शुरू हो रही है तो हमने बोला क्या शुरू करें मीटिंग? तो ये हमारा वर्बल सिग्नल है कि भाई अब कम्युनिकेशन ऑफिशियल शुरू किया जाए। डोंट यू थिंक वी शुड कॉल इट अ डे? तो जब हम कम्युनिकेशन को एंड करना चाहते हैं, अपनी मीटिंग को एंड करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या आपको नहीं लगता कि हमें अब बस करना चाहिए? तो डोंट यू थिंक वी शुड कॉल इट अ डे? नॉन वर्बल अलर्ट देखते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं? साइन, क्लिकिंग पेन, लुकिंग एट वॉच, टैपिंग द फोटो, इस तरह के जो हम एक्शंस करते हैं, पैर को पटकना, घड़ी देखना, आभरना, पेन से आवाज करना, सो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इसका मतलब है कि हम अब बहुत बोर हो चुके हैं, अब वी शुड एंड। या अगर हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं तो हम बार बार घड़ी देखेंगे, गेटिंग लेट, सो हमें स्टार्ट करना चाहिए। अब हम कम्युनिकेशन को एंड कैसे करते हैं, लीव कैसे लेते हैं, उसके लिए होता है प्री क्लोजिंग। प्री क्लोजिंग का मतलब है जो भी हमने किया एकदम एंड करने से पहले हमने कुछ और कहा, जैसे कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, फॉर योर सपोर्ट, द प्लेजर हैज बीन माइन। इनफॉर्मल देखेंगे, वेल आई बेटर बी गोइंग, ओह व्हाट अ पिटी, थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये अभी फाइनल गुड बाय नहीं हुआ है इन दोनों को अगर आप देखेंगे। और क्लोजिंग जो है goodbye, hope to seeing you again, और response goodbye, bye, see you later, bye bye, take care। So ये informal। अब हम आते हैं कि हम मेमोस को कैसे लिखते हैं। मेमो है it is a short informal note or report on some deal or event or conversation। यानी कि मेमो एक अनौपचारिक लिखित या टाइप किया गया संदेश है जो पत्र के स्थान पर किसी दफ्तर या संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति को दिया जाता है। So it is generally used for sending messages from one department to another within the same organization। और इसे कहते हैं मेमोरेंडम, यानी कि मेमोरेंडम जो है वो मेमो ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक मेमो कैसा दिखता है। How do you write a memo? मेमो में आप देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा है मेमोरेंडम, किसकी तरफ से है, क्या सब्जेक्ट है, किसके लिए है, और बहुत टू द पॉइंट सारी बातें लिखी गई हैं। और फिर फाइनली एंड में सिग्नेचर। तो हमने क्या देखा कि हम मेमो के अंदर सब्जेक्ट जो है बहुत क्लियरली, बहुत प्रिसाइसली, बहुत शॉर्ट लिखेंगे सब्जेक्ट और बहुत क्लियर सब्जेक्ट लिखेंगे, और मेन मैसेज पर आपको डायरेक्टली पहुंचना है। आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और आपके सेंटेंसेस शॉर्ट और सिंपल होंगे। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि लेटर्स ऑफ कंप्लेंट। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट के लिए आपको सीधा सीधा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अपनाना है, जो कि है ये। सबसे पहले सेंडर्स नेम, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर रेफरेंसेस, क्या कंप्लेंट है और उसका सॉल्यूशन ऑफर करना है। अब यहाँ पर अगर डिफेक्ट है तो क्या डिफेक्ट था, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए, और फिर क्लोजिंग। और इसी के साथ साथ हम एक सैंपल लेटर भी देख लेते हैं। किसकी तरफ से है? रॉकी पेन्स ने लिखा, उनका एड्रेस। किसके लिए है? नेवर लॉक फाउंटेन पेन्स के लिए है। सब्जेक्ट डिफेक्टिव सप्लाई, डियर सर, सैल्यूटेशन कर दिया, और फिर उसके बाद इन्होंने अपना लेटर लिखा, और फिर यहाँ पर डेट आ गई और यहाँ पर फाइनली क्लोजिंग हो गई।
तो ये हमारा लेटर ऑफ कंप्लेंट है। अब हम देखते हैं कि ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसकी शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल की ईमेल। तो ईमेल की एडवांटेजेस क्या हैं? वो फास्ट है, वो इजी है सेंड करने के लिए, फोन कॉल से कम इंटरफेयरिंग है और लोकेशन और टाइम जोन्स का डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पीड एंड ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी सेव्स टाइम एंड एफर्ट, विजुअल क्वालिटी डिफर्स फॉर सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर पर ईमेल सेंड करते हैं तो हमें कुछ और दिख रहा होता है उसकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को देखते हुए, और जब कोई और रिसीव करता है तो उसकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हिसाब से ईमेल रिसीव होता है। अब हम ईमेल लिखें कैसे? ईमेल को लिखने के वेज हैं ये। सबसे पहला, यूजफुल सब्जेक्ट लाइंस। आपका सब्जेक्ट होगा वो यूजफुल होना चाहिए और उसका क्लियर बिल्कुल मीनिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं कि हम रेफरेंस कोट करें, कोई रेफरेंस दें कि हम ये मेल लिख क्यों रहे हैं। तो या तो हमें कोई प्रीवियस मेल रिसीव हुई होगी तो हम उसको कोट करेंगे कि आई रिसीव्ड अ मेल टू विच आई एम रिस्पॉन्डिंग, तो मैं उस मेल पर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं पेज लेआउट, किस तरह का हमारा लेआउट है, हमारा मेल दिखता कैसा है। पैराग्राफ्स जब हम लिखते हैं तो हम शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखेंगे ताकि बहुत ज्यादा बड़ा स्क्रीन पर ना लगे, तो इससे डिफिकल्ट हो जाता है मैसेज को, पूरी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली रीड करना। उसी तरह से हमारे जो सेंटेंसेस होंगे वो 75 कैरेक्टर्स तक, यानी कि 8 से 10 शब्दों से ज्यादा ना हो तो अच्छा है, ताकि सिंपल सेंटेंसेस में लिखें, हम कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में ना लिखें। उसके साथ साथ हम क्लियर और प्रिसाइज हमारी प्रोज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जब तक आप अपने आप क्लियर नहीं होंगे तो आप सही इंफॉर्मेशन कैसे सीख करेंगे, राइट? फाइनली आप ग्रीटिंग्स करते हैं और अपना सिग्नेचर और अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि आप हैं कौन। ये देखिए, ये एक सैंपल है ईमेल का। हमने इसमें सब्जेक्ट जो है एक्वा कूलिंग सिस्टम, हमने लिख दिया अर्जेंट, अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी। टू का मतलब किसको हमने मेल लिखा, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, हमने किसी और को भी इस मेल में इंक्लूड कर दिया, और बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें हम किसी और को इंक्लूड कर सकते हैं बट ना 2 वाला देख सकता है ना सीसी वाला देख सकता है, तो ये हम बीसीसी कर देते हैं। अब हमने लिखा मैसेज, हमने सैल्यूटेशन दिया, किसको लिख रहे हैं क्लियरली, और हमने शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस में अपनी बात को कंप्लीट कर दिया। शॉर्ट रखा, क्लियर एंड प्रिसाइज रखा, और अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया और क्लोजिंग कर दी। फिर हमने इसको सेंड कर दिया। अब देखते हैं कि हम रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं। रिपोर्ट्स जो हैं, दे आर अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। In a business organization, reports provide information regarding progress, implementation of plans and programs. These are sent to senior office. तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स को लिखने का तरीका क्या है, कैसे हम रिपोर्ट को लिखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सारे ही इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को इन्वेस्टिगेट, ताकि हम सारे पहलुओं के ऊपर पहले जांच पड़ताल कर लें, उसी के बाद हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। फिर हम अपने कुछ नोट्स बना लें, उसके बाद हम उन नोट्स में से कुछ फैक्ट्स को एनालाइज करें, यानी कि इसका ये मतलब निकल कर आता है, उसको फैक्ट्स को समझना और इंटरप्रेट करना वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम एक रिपोर्ट की आउटलाइन लिखते हैं कि ये मेरा ब्रीफली मैं इन पॉइंट्स के बारे में लिखूंगा। उसके बाद हम करते हैं रिपोर्ट को रिवाइज और एडिट, एंड जब फाइनल हमारी रिवाइज हो जाती है, एडिट हो जाती है, तो हम रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ डूज और कुछ डोंट्स हैं रिपोर्ट राइटिंग के। डूज मतलब क्या करना चाहिए और डोंट्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए। सो व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। आपको बिल्कुल इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, आपको प्रॉपर एविडेंस देना चाहिए, आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसके लिए प्रॉपर सबूत होना चाहिए, और आपके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं इसके खिलाफ एक रिपोर्ट कर रहा हूँ। डोंट्स में पहला डोंट है डोंट शेयर पर्सनल फीलिंग्स। आपकी पर्सनल फीलिंग्स इसमें बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ एक सिंगल एविडेंस के ऊपर आपको अपने फैक्ट्स नहीं तैयार करने, आपको सारे ही एविडेंसेस को देखना चाहिए अपनी रिपोर्ट को इंटरप्रेट करने से पहले। फिर आप जनरलाइज नहीं करेंगे। अगर कोई एक चीज एक जगह हो रही है तो जरूरी नहीं कि वो चीज हर जगह हो, तो डोंट जनरलाइज। सिमिलरली
आप एंडिंग मत निकालिए कि इसका मतलब है कि ऐसा हो रहा है, आप कंक्लूजन निकालिए मत, आप सिर्फ जैसा है आपको सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट करना है, जो सच है बस उसको प्रेजेंट करना है। ये है रिपोर्ट राइटिंग का मेन क्रक्स। अब देख लेते हैं इस आपके NIOS सिलेबस में 2 तरह की रिपोर्ट्स हैं, एक तो टूर रिपोर्ट और एक एक्सीडेंट रिपोर्ट। पहले हम टूर रिपोर्ट देख लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अ टूर रिपोर्ट इज जनरली रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ मेमो। इट इज एड्रेस्ड टू वन सुपरवाइजर। ये अपने सुपरवाइजर के लिए लिखी जाती है और सब्जेक्ट लाइन में हम एक डेस्टिनेशन एंड डेट्स ऑफ द टूर देते हैं। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में हम ये क्लियर करते हैं कि टूर क्यों हुआ था और क्या अचीव किया गया। और फाइनली हर मेजर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक सेपरेट हेडिंग के अंडर लिखना चाहिए। अब हम एक सैंपल टूर रिपोर्ट देख लेते हैं, जिसमें देखिए किसने लिखी, किसके लिए लिखी गई, डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्लियर सब्जेक्ट है, और बॉडी में क्या क्या हुआ उस टूर में और क्या क्या अचीव किया गया, और हर इंफॉर्मेशन के लिए एक सेपरेट हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस, लीव रिकॉर्ड, कैश बुक, इनवर्ड आउटवर्ड मेल रजिस्टर एंड पोस्टेड रजिस्टर, ऑफिस मेंटेनेंस, रिकमेंडेशंस और किसने एडिट किया। अब देख लेते हैं एक्सीडेंट रिपोर्ट। एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है ये जिसके अंदर एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही पता चल रहा है कि ये किसी एक्सीडेंट के बारे में होती है। क्या हमें ध्यान रखना है देख लेते हैं जल्दी से। पॉइंट पर आना है, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है। आपको कोई फिजिकल इंजरी, कोई डैमेज टू प्रॉपर्टी, कोई भी डैमेज हुआ है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो आपने प्रॉपर्ली डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया। अब देख लेते हैं कोई इंश्योरेंस क्लेम्स हम कर सकते हैं या नहीं, और हमें इसके लिए कॉज बताना बहुत जरूरी है कि एक्सीडेंट का रीजन क्या था, और हम फाइनली अपने रिकमेंडेशंस को बताएंगे कि अब हम क्या चाहते हैं। अब देखते हैं कि हम जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। जॉब एप्लीकेशन हम किसके लिए लिखते हैं, जॉब के लिए। तो ये 2 तरह के होते हैं, जिसे हम करिकुलम विटे बोलते हैं और रेज्यूमे। करिकुलम विटे का मतलब है, उसको शॉर्ट में हम CV भी बोलते हैं, इट मीन्स अ कोर्स ऑफ लाइफ। ये एक शॉर्ट क्रिस्प समरी होता है आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती। अब ये आउटडेटेड हो चुका है। अब नया जो है वो है रेज्यूमे। रेज्यूमे जो है एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। आपने जो भी कुछ किया है इसमें आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन सब कुछ कवर हो जाता है। आज के दिनों में करंटली इट इज मोर इन डिमांड। अब हम देख लेते हैं, वैसे देखा जाए तो CV जो है रिज्यूमे से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। उन दोनों में ही आपके पर्सनल डिटेल्स, आपकी ट्रेनिंग की डिटेल्स, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में होता है। लेकिन रेज्यूमे के अंदर कुछ और हेडिंग्स भी होती हैं, और रेज्यूमे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और अप टू डेट होता है, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे लिखें, आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, आसानी से पढ़ा जाए, इजी टू रीड एंड फ्री ऑफ एरर्स ना हो। फॉर्मेट, हेडिंग्स होगी सबसे पहली फर्स्ट टॉप पर, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपकी जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, एजुकेशन आपकी क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस आपका क्या है, रेफरेंसेस। अब हम देख लेते हैं एक सैंपल रेज्यूमे। इसमें देखिए ये पर्सनल डिटेल्स आ गई, एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव, पर्सनल डिटेल्स, इसे आप हेडिंग भी कह सकते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल स्किल्स, एक्टिविटीज, रेफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि हम एक रेज्यूमे के साथ एक कवरिंग लेटर यानी कि एक एप्लीकेशन भी लिखते हैं कि मैंने सो जॉब के लिए फिट हूँ और मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, और प्लीज फाइंड अटैच माय रिज्यूमे। तो आपका लेटर इट मस्ट कैच द रीडर्स अटेंशन फेवरेबली। रीडर की अटेंशन को फौरन वो ग्रैब करे, कन्विंस करे कि आप बेहतर क्यों है इस पोस्ट के लिए, और आप उसके साथ साथ बताएंगे कि मैं इंटरव्यू के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आप बताएंगे जॉब टाइटल, इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने उसको कहाँ कैसे सुना। इसके साथ साथ आप बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और फिर आप उसको कनेक्ट करेंगे कि मैं उसके साथ साथ अपना रेज्यूमे अटैच कर रहा हूँ। और फिर आप बताएंगे कैसे हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, और आप कब अवेलेबल होंगे इंटरव्यू के लिए। अब हम इंटरव्यू के लिए कैसे जाएंगे
कैसे इंटरव्यू में अपीयर होंगे। सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट कैसा है, किस तरह के एम्प्लॉइज वहाँ काम करते हैं, बाकी कैंडिडेट्स जो जॉब के लिए अपीयर हुए हैं वो कैसे हैं, न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़िए जॉब के बारे में, इंटरनेट थोड़ा सर्च करें। फिर अपने आप के बारे में स्टडी करना, मतलब अपने आप के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस आपकी जॉब रिक्वायरमेंट को मैच कर रही है या नहीं, और अगर नहीं कर रही है तो हाउ वुड यू डू दैट। आप अपने आप को कैसे बोलेंगे, कैसे पोर्ट्रे करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन और जॉब रिक्वायरमेंट एकदम मैच करे। फिर अपनी अपीयरेंस को प्लान करिए, कैसे आप दिखते हैं, यू हैव टू ड्रेस फॉर्मली। फिर आप अपना टाइम को प्लान करेंगे अच्छे से, और आप एक इंटरव्यू कैसे देंगे उसकी भी रिहर्सल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको काफी समझ में आया होगा।